मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, फेडरल शेरियत कोर्ट, मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर अहम है, ये ख़ास तौर पे उन मालिकान जदाद के लिए है जो अपनी जदाद किराए पर दे देते हैं और उसके बाद जो घटिया सोच के लोग हैं कुछ, वो उनकी जदादों पे कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। वो किराया अदा नहीं करते, वो जाली डॉक्यूमेंट बना के उनके ऊपर झूठे मुकदमात दायर कर देते हैं और उसके बाद वो मालिक जदाद जो हैं वो साल हर साल ज़लील ख़ार होते हैं अदालतों में। और क्या वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको ये परेशानियां मालिकान जदाद को देखना पड़ती हैं और उनको क्या एहतियात करनी चाहिए जब वो जदाद किराए पर दें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक नया फ़ैसला आया है जो कि मालिकान के हक़ में है और किराएदारों के ख़िलाफ़ है। वो फ़ैसला क्या है, उसकी डिटेल क्या है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। और जो पंजाब में जो रेंट का कानून है वो बुनियादी तौर पे क्या है और उस पर कैसे मालिकान को अमल करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आज हम इस जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। एस&एल एसोसिएट्स की सर्विसेज जो हैं पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद हैं। आपका तलक किसी भी शहर से हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर रब्ता कर सकते हैं। मशवरे की मेरी 1000 फीस होती है जो आप अदा करके कोई भी मशवरा आपका कानूनी मसला हो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फैसला मैं बाद में बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मालिकान कहाँ गलती करते हैं, उनको क्या एहतियात करने की ज़रूरत होती है। आपकी जदाद करोड़ों की जदाद होती है, लेकिन ये जो मालिकान हज़रात जब किराया पर जदाद देते हैं तो ये अर्ज़ी नवीसों से ही जाकर जो है वो लिखवा लेते हैं किरायानामा। उनके पास अक्सर एक प्रिंटेड छपा छपाया फार्म होता है, ठीक है, जिसमें तमाम अल्फाज ऑलरेडी तहरीर होते हैं, उसमें सिर्फ खाने खाली होते हैं थोड़े थोड़े, उनमें ये फिल कर देते हैं, किराया लिख देते हैं और फलां चीज़ लिख देते हैं और जनाब किरायानामा तैयार हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं और कल को जब वो किरायादार कब्ज़ा करके बैठ जाता है तो अदालत में केस जाता है तो उसी किरायानामा में डिफेक्ट की बिना पर जो है इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये रेडीमेड फार्म कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर केस के अपने हालात वाक़ होते हैं, हर जदाद की अपनी डिटेल होती हैं, हर एग्रीमेंट के अपने जो है लवाजमात होते हैं। तो लिहाजा ये अलग से किसी सीनियर वकील से जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हो उससे ये लिखवाना चाहिए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्या कुछ होना चाहिए जो चीज़ें ये मिस कर देते हैं। सबसे पहले तो उसमें जो है जदाद की मुकम्मल तफसील होनी चाहिए, डिटेल, यानी कि जदाद कितने मरले की है, उसमें क्या कुछ है, कितने कमरे हैं, वाशरूम कितने हैं और किचन कितने जो है जो उनकी तादाद क्या है, बाकी तमाम डिटेल होनी चाहिए, रकबे की डिटेल होनी चाहिए। फिर मुद्दत किराएदारी जो आप मुआदा कर रहे हैं वो कितने अरसे का कर रहे हैं, फिर सालाना इजाफा कितना होगा वो आप कितना कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो ये सिविल कंट्रैक्ट है तो आप कर सकते होते हैं। फिर सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, किराया की अदायगी की तफसील, वो ये लिखवा लेते हैं कि जी हर माह की 10 तारीख तक किराया अदा करेगा या 5 तारीख तक किराया अदा करेगा। ये गलत होता है क्योंकि इसी का फ़ायदा वो किराएदार ले जाता है। वो कल को आके अदालत में ज़बानी कह देता है, यानी मालिक नगद पैसे लेता रहता है और कल को वो आके किराएदार ज़बानी कहता है मैं तो उसको अब तक देता रहा हूँ। मालिक कहता है जी मुझे तो 16 महीने तक दिया है, वो कहता है जी उस महीने तक का भी सबूत कोई नहीं है। तो क्योंकि नगद काम चल रहा था, नगद वाला नहीं करना। हर किरायानामे में मालिक जदाद को चाहिए कि अपना बैंक अकाउंट नंबर दे और उसमें वो बैंक अकाउंट नंबर लिखा जाए किरायानामा में, और उसमें ये लिखा जाए कि ये जो किराया है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा, इसके अलावा किराया तस्लीम नहीं होगा, किराया लेना तस्लीम नहीं होगा। इसका फ़ायदा किराएदार को भी होता है कि बाज़ दफ़ा मालिक जो है किराएदार को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए उसे किराया वसूल नहीं करता ताकि ये डिफ़ाल्टर और करार पा जाए और मैं इसके खिलाफ दखल दर कर दूँ। उस सूरत में भी उसको फ़ायदा होता है किराएदार को भी कि वो उसके अकाउंट में पैसे जमा करा रहा होता है, तो अकाउंट में पैसे जमा कराने से वो डिफ़ाल्टर नहीं करार पा सकता। अकाउंट में तो जमा वो करा सकता है हर महीने अगर वो नेक नीयत है। तो ये लाजमी होना चाहिए, सिर्फ बैंक अपना बैंक अकाउंट दें। वो जायज़ कैश भी अकाउंट नंबर भी हो सकता है, वैसे कोशिश करें बैंक अकाउंट दें। जायज़ कैश इजी पैसा भी हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट ज़्यादा बेहतर जो है वो ऑप्शन मौजूद है और उसमें वाज़ेह लिखा जाएगा कि ये बैंक के अलावा किराया जो है अदायगी तस्लीम नहीं होगी। इसके अलावा जो मीटर वगैरह लगे हों जदाद के ऊपर, वो उन तमाम मीटर्स के नंबर लिखे जाने चाहिए कि ये मीटर लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर किराएदार बाद में वो बिजली जो बिल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, बिजली गैस वगैरह, वो उसका बिल नहीं पे करते हैं और वो धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, उसका बाज़ों का लाखों का बिल आ जाता है। तो उसका मीटर नंबर लिखना चाहिए और साथ वाज़ेह होना चाहिए कि इस तमाम बिल की जिम्मेदारी जो है ये किराएदार की होगी और ये डिटेल सारी होनी चाहिए। फिर
जब ये सारा किरायानामा तहरीर पा जाए, उसमें 2 गवाह कम अज़ कम मालिक अपने ज़रूर रखे किरायानामे में, जो कि उसके हक़ में कल को गवाही दे सके। और इसके अलावा फिर थाने में इसका इंदराज ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के या दीगर वाक़यात हो रहे हैं, तो ये कानूनी तौर पे जो भी नया किराएदार होगा उसकी इतला थाने को देना ज़रूरी है, वो देनी चाहिए। फिर सबसे अहम जो है, जो गलती करते हैं वो रेंट रजिस्ट्रार है। एक्ट 2009 में, द पंजाब रेंटेड प्रीमाइसेस एक्ट 2009 में पंजाब में उन्होंने सिविल कोर्ट्स को अख्तियार दे दिया रेंट रजिस्ट्रार का। अब हर मालिक और किराएदार जिनके दरमियान मुआहदा किराएदारी तय पाया है, रिलेशनशिप टेनेंसी की है, वो दोनों जाएंगे रेंट रजिस्ट्रार के पास। बज़रिया वकील आप जाएंगे, वो आप दोनों की जो प्रॉपर एप्लीकेशन तैयार करेगा, वो रेंट रजिस्ट्रार को देगा कि हमारे दरमियान ये मुआहदा किराएदारी तय पाया है। वहाँ मालिक भी पेश होगा, किराएदार पेश होगा। रेंट रजिस्ट्रार साहब दोनों के पहले तो मालिक की मलकियत के डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिर वो जो एग्रीमेंट उसको देखेंगे, फिर वो दोनों के बयानात लिखेंगे कि ये रेंट एग्रीमेंट उनके दरमियान तय पाया है। ये मालिक के लिए इंतहाई ज़रूरी इसलिए भी है ताकि कल अक्सर किराएदार बाद में मुकर जाते हैं कि जी हमारे तो किराएदारी तक मुआहदा था ही नहीं, मैंने तो ये मुआहदा बैं में ख़रीदी थी, जायदाद उसका कब्जा मेरे पास है, या कोई भी झूठ मौक़िफ़ ले सकता होता है। तो उससे बचने के लिए मालिक के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। और अक्सर मालिक हज़रात फिर ये रेंट रजिस्ट्रार के पास नहीं जाकर रजिस्टर कराते, जिसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि एक तो जब केस होता है तो उनको कानून ये कहता है कि अगर ये कानून पर अमल नहीं होगा, रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होगा, तो मालिक को 10% सालाना किराए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और ये 10% जो है ना, ये आप अगर जो है सालाना किराया बाज़ वक्त करोड़ से ऊपर बन जाता है, तो उसका आप 10% लगा लें कि वो 10 लाख उसको जो है वो जुर्माना ही अदा करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है। इस तरह किराएदार अगर केस करेगा उसको 5% जुर्माना देना पड़ेगा अगर रेंट रजिस्ट्रार के पास ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो मेरा मकसद सिर्फ मालूमात देना है ताकि आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में आगाही हो, ताकि आप बेहतर तौर पे अपना जो है ना कल को मालिक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो ये रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्टर होता है ना, उसकी बाकायदा नकल आपको मिलती है और उसके बाद फिर आगे मामला चलते हैं। अब दूसरा मैं जो कानून है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। द रेंटेड प्रीमाइसेस एक्ट 2009, ये पहले ऑर्डिनेंस 2007 में बना था, फिर इसको एक्ट 2009 में बनाया गया था। इसका सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन H है, वो ये कहता है कि जो बिल होगा ना बिजली का चाहे सुई गैस का, वो भी रेंट में शुमार होगा, रेंट की तारीख में वो भी शुमार होगा। यानी अगर बिल का डिफ़ॉल्ट है तो चाहे रेंट टाइम पे दिया हो, वो डिफ़ाल्टर किराएदार डिफ़ाल्टर ही शुमार होगा। इस तरह दफ़ा 5 है, वो रेंट रजिस्ट्रार से मुतल्लिक़ है कि रेंट रजिस्ट्रार के पास कैसे आप किराएदार को रजिस्टर करा सकते हैं। इस तरह उसको दफ़ा 9 है, वो ये कहता है कि अगर रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं कराया गया या अमल नहीं किया गया कवानीन पे, तो 10% जुर्माना मालिक को और 5% जुर्माना किराएदार को होगा। इस तरह दफ़ा 15 है, उसमें ग्राउंड बताए गए हैं कि मालिक किन ग्राउंड पर बेदखली दायर कर सकता है। वो ग्राउंड मुख्तलिफ हो सकते हैं और उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया, अरसा हो सकता है, वो भी हो सकता है। किराएदार ने डिफ़ॉल्ट किया, किराया जमा नहीं कराया या बिल अदा नहीं किया, वो भी हो सकता है। ज़ाती ज़रूरत है मकान की मालिक को, वो भी हो सकता है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी को इसने की है, मेंटेन नहीं रखा प्रॉपर्टी को, एहतियात नहीं की, या उसने सबलेट कर दिया है आगे किसी और को, जायदाद किराए पे दे दी है। तो ये सारे ग्राउंड हो सकते हैं और आप कोशिश करेंगे जब बेदखली की दरख्वास्त दायर करें उसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट अगर है तो वो ना ग्राउंड लें, आप ज़ाती ज़रूरत का भी ग्राउंड लें, डिफ़ॉल्ट का भी लें, जायदाद की सही हिफाजत नहीं की उसका भी लें। तो अगर टेनेंसी का अगर अरसा ख़त्म हो गया है तो उसका भी ग्राउंड आप लेंगे। ये सारे ग्राउंड आप ले सकते हैं दफ़ा सेक्शन 15 के तहत, उसके तहत आप दायर कर सकते हैं। इस तरह दफ़ा 22 इंतहाई अहम है। ये एक कानून ये बनाया है कि ये जब किराएदार अदालत में आएगा ना, कोर्ट तलब करेगी दरख्वास्त बेदखली में, तो अब किराएदार का हक़ नहीं है केस लड़ना। पहले वो आके बताएगा कोर्ट को कि जनाब मेरे जो हैं मुझे हक़ दिया जाए, और क्यों हक़ दिया जाए मुझे, लीव टू डिफेंस देगा, और वो भी कब देगा, डेट ऑफ अपीयरेंस से 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन के अंदर लीव टू डिफेंस नहीं देता है, ज़्यादा दफ़ा नहीं देता, वो स्ट्रेट वे आउट हो जाएगा, उसकी दरख्वास्त जो है खारिज हो जाएगी। वो दरख्वास्त बाद में नहीं दे सकता। लीव टू डिफेंस देगा तो ज़्यादा में याद होगी, इसी बिना पर खारिज हो सकती है। अगर लीव टू डिफेंस देगा भी तो अदालत ने देखना है वाज़े कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट वे आउट हो जाएगा, कोई शहादतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ज़ुबानी मौक़िफ़ उसका नहीं तस्लीम होगा कि वो कहे मैं किराया देता रहा हूँ या मेरा मुआहदा था ज़ुबानी फलां था। अगर रेंट एग्रीमेंट मौजूद है, अगर वो उसके बादी नज़र में डिफ़ाल्टर है, अगर वो किराए का उसके पास सबूत नहीं है, अगर बिल वगैरह की अदायगी नहीं है, तो स्ट्रेट वे जो है कोर्ट उसको आउट कर सकती है। तो ये है मेरा लेक्चर आज का बुनियादी तौर पे। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 80 मार्च 452। इस केस में
मालिक ने बेदखली का दावा दायर किया, दरख्वास्त दायर की, तो जो किराएदार था उसने मौक़िफ़ ले लिया कि जी मेरा मालिक से मुआहदा बै हुआ है और उसके तहत मैं जदाद में काबिज़ हूँ और ये मुआहदा बै के तहत मेरे पास कब्ज़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वाज़ेह तय कर दिया। उन्होंने कहा कि वंस ए टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट, एक बार जो किराएदार है वो हमेशा किराएदार रहेगा। लिहाजा अगर एक बार किराएदारी तस्लीम है, किराएदार की तरफ से साबित है, तो फिर वो पहले किराएदार का कब्जा वापस करेगा। मुआहदा बै होता रहे, उसका है नहीं है, वो बाद में सिविल कोर्ट में केस करे, वहाँ से शहादतें दे, साबित करे, लेकिन किराएदारी का कब्जा उसने किराएदारी कानून के तहत ही वापस करना है। वो अपने आप को किसी मुआहदा बै के मौक़िफ़ के पीछे नहीं छुपा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़ेह जजमेंट आई है। मैं ड्राफ्ट जो तैयार करता हूँ उसकी मेरी 20,000 फीस होती है। अगर आप किराएनामे का ड्राफ्ट प्रॉपर मुझसे तैयार करवाना चाहें, आपका कोई भी शहर हो, कोई इशू नहीं, आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं किराएनामे का प्रॉपर ड्राफ्ट जो है जिसमें आपका तहफ़्फ़ुज़ हो सके वो बना के आप लोगों को दे दूँगा और उसी के मुताबिक आप किराएनामा तैयार करवा सकते हैं। ये जो रेडीमेड किराएनामे है ना, इनसे खुदा के लिए बचें। जदाद करोड़ों की होती है। जिस अज़ियत से ये मालिकान गुजरते हैं ना, उसका मुझे अंदाज़ा है, मैं ये केसेस लड़ता रहता हूँ कि आपकी अपनी जदाद होती है, ठीक है, साल साल केस चलते हैं, आप अपनी ही जदाद में दाखिल नहीं हो पा रहे होते, वो लाखों करोड़ों के बाद डिफ़ाल्टर हो जाता है किराएदार और वो किराएदार नहीं कर रहा होता। ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा मालिकान को किराएदार को डिफ़ाल्टर किराएदार को उल्टा मालिकान को पैसे दे के उठाना पड़ता है। यानी ये भी बाज़ दफ़ा सूरत हाल हो जाती है। वो इंजॉय कर रहा होता है कब्ज़े को और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको तूल दे रहा होता है। तो इसलिए बुनियादों को ठीक करें। अगर आपने अपनी जदादों को महफूज करना है, बसूरत दीगर जदाद किसी को देने की ज़रूरत नहीं, अपने कब्ज़े में रखें, अपने पास रखें। शुक्रिया।